Hello everybody, I welcome you all to my channel Law Classes by शिवानी। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट का। देखिए यहाँ पे जो दोनों क्लॉजेज हैं बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगी कि 1956 से पहले क्या सिचुएशन थी एंड करेंटली इस एक्ट के बाद क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई है रिगार्डिंग द फीमेल हिंदू हर राइट ओवर द प्रॉपर्टी, राइट। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है फ्रेम होता है मेंस में रिगार्डिंग दिस सेक्शन, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इसकी रेलिवेंसी क्या है एंड आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसे थोड़ा पढ़ने से पहले 1956 से पहले क्या सिचुएशन थी वो पढ़ते हैं। 1956 क्यों कह रही हूँ मैं, बिकॉज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का एक्ट है, इस वजह से आई एम सेइंग कि 1956 से पहले की सिचुएशन हम ज़रा देख लेते हैं। देखिए 1956 से पहले ये सिचुएशन थी कि फीमेल के पास जो है दो तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती थी। दो तरीके इन द सेंस, या तो स्त्रीधन हो सकता था या फिर उसके अलावा कोई और भी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्त्री धन के ऊपर उसका तो एब्सोल्यूट राइट होता था, फुल ओनरशिप होती थी। अदरवाइज कोई और प्रॉपर्टी है तो शी हैज़ अ लिमिटेड ओनरशिप टू दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब शी कैन एन्जॉय, शी कैन रिजाइड, बट शी कैन नॉट एलिनिएट दैट प्रॉपर्टी। एंड इन केस ऑफ अ विडो एस्टेट, तो यहाँ वैसे भी उसकी लिमिटेड ओनरशिप है। तो जो प्रॉपर्टी होती थी ना आफ्टर द डेथ ऑफ अ हस्बैंड, दैट डिवॉल्व अपॉन द रिवर्जनर्स, यानी कि उसके हस्बैंड के ब्रदर के, मतलब वहाँ पे जो है प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो जाती थी। अब क्या हुआ कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया, सेक्शन 14 इंट्रोड्यूस हुआ। सेक्शन 14 से बहुत बड़ा चेंज आया, फंडामेंटल चेंज आया रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ अ वुमेन्स प्रॉपर्टी। सेक्शन 14 ने ये चेंज इंट्रोड्यूस करा कि फीमेल हिंदू के पास इस एक्ट की इनेक्टमेंट के दौरान या फिर इसके बाद जो भी प्रॉपर्टी शी इज़ हैविंग, शी इज़ होल्डिंग ओवर द प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे वो फुल ओनरशिप उसको ग्रांट की जाएगी, नॉट द लिमिटेड ओनर, एनी प्रॉपर्टी। मैंने क्या कहा आपको, एनी, यानी कि स्त्रीधन के अलावा कोई और भी प्रॉपर्टी, कोई भी XYZ किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी उसको फुल ओनरशिप मिलेगी, एब्सोल्यूट राइट होगा। शी कैन एलिनेट, शी कैन डू वट एवर शी वॉन्ट टू डू। भाई पूरा हक मिल गया, उसकी प्रॉपर्टी होगी वो, वहाँ पे कोई भी लिमिटेड इंटरेस्ट जो है क्रिएट नहीं करा गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसके प्रोविजन में। सेक्शन 14 क्लॉज 1, any property possessed by a female Hindu, whether acquired before or after the commencement of this act, shall be held by her as a full owner thereof and not as a limited owner. समझ में आ गया आपको कितना बड़ा चेंज आया है, एब्सोल्यूट ओनरशिप मिल गई है। इसके बाद क्या है, इन दिस सेक्शन प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी acquired by a female Hindu by inheritance or devise or partition or in lieu of maintenance or arrears, or whether a relative or not, before or after, or by the purchase or by prescription or in any other manner, and also any such property held by her as स्त्रीधन immediately before the commencement of this act। कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है उसके पास, उस वक्त हो सकता है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, हम कह सकते हैं ज्वेलरी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कोई मकान हो उसके पास। ठीक है, सो इफ़ देर इज़ एनी प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ हिंदू फीमेल एट द टाइम और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, तो शी इज़ हैविंग द पोजेशन ऑन दैट प्रॉपर्टी, शी विल बिकम द फुल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड वोंट पोजेस दैट प्रॉपर्टी एज अ लिमिटेड ओनर। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है इसका। आगे ये कह रहे हैं यहाँ पे कि अब जो ये प्रॉपर्टी इसके हाथ में है, तो वेज एंड मैनर्स क्या होंगे इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के। या तो हो सकता है इनहेरिटेंस के थ्रू उसको प्रॉपर्टी मिली हो, ठीक है, वो लीगल एयर हो, इनहेरिट की उसने प्रॉपर्टी, पार्टीशन के थ्रू भी हो सकता है, इन ल्यू ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेंटेनेंस के बदले में कुछ हिस्सा उसे मिला हो, और अरियर्स ऑफ द मेंटेनेंस, यानी कि हो सकता है 125 CRPC में उसे कुछ हिस्सा मिला हो। ठीक है, उसको खुद की ओन स्किल एक्सर्शन के थ्रू मिला हो, क्या पता उसने खुद ही कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो सकता है ग्रांट के थ्रू उसको मिला हो, प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू, और उसका स्त्री धन भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे एंड में ये भी लिखा है और एनी अदर प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हर।
ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, और एनी अदर मैनर के थ्रू जो भी उसके हाथ में उस वक्त प्रॉपर्टी शी इज़ पोजेसिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो वुमेन की प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में वो कहाँ कहाँ से आ सकती है, तो वो कैसे एक्वायर कर सकती है प्रॉपर्टी, वो सब यहाँ पे मैंने आपको बताया। इनहेरिटेंस, पार्टीशन, इन ड्यू ऑफ मेंटेनेंस, इन अरियर्स ऑफ रेंट, गिफ्ट, हो सकता है शादी के पहले मिला हो या शादी के बाद में मिला हो, उसकी ओन स्किल के थ्रू, सेल्फ परचेज, श्रीधन, प्रिस्क्रिप्शन और एनी अदर मैनर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 14 क्लॉज 2 की तरफ। सेक्शन 14 क्लॉज 2 में क्या है? नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 shall apply to any property acquired by the way of gift, will, other instrument, decree, civil court order, or under any award, or where the terms of the gift and all these prescribe a restricted estate in such property। मतलब कि सेक्शन 14 क्लॉज 1 की जो प्रॉपर्टी वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगी। कौन कौन सी सिचुएशन में? अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? सबसे पहली बात, इंस्ट्रूमेंट वो होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसकी लीगल वैल्यू है, दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। वो गिफ्ट डीड भी हो सकता है, बिल हो सकता है, कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है, राइट। तो वो इन सब चीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हिंदू फीमेल की पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है और उसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट है अकॉर्डिंग टू विच हर इंटरेस्ट इज़ लिमिटेड, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है, सो बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट जो फीमेल हिंदू का राइट होता है ओवर दैट प्रॉपर्टी, दैट इज़ बीन लिमिटेड। यहाँ पे एक लिमिटेड इंटरेस्ट जो है क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो 14 क्लॉज 2 का जो आप कह सकते हैं जो स्टार है, दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट, लिखित दस्तावेज़। तो यहाँ पे एक एग्जांपल विल का ले लेते हैं। हो सकता है कि विल में लिखा हो किसी हस्बैंड ने कि उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ जो है उस प्रॉपर्टी में रहेगी, रिजाइड करेगी, इंजॉय करेगी, और जो उसकी डेथ हो जाएगी जब उसकी वाइफ की, उसके बाद जो एब्सोल्यूट ओनरशिप होगी वो जाएगी उसके सन के पास। यानी कि उसके जीते जी उसकी वाइफ जो है उसकी एब्सोल्यूट ओनर नहीं है, एक तो लिमिटेड ओनर है वो उसकी प्रॉपर्टी की। इतना तो हक दे दिया है कि वो रिजाइड करेगी, सारी चीज़ें, एक लिमिटेड इंटरेस्ट के साथ जो है प्रॉपर्टी उसके पास गई है। क्योंकि विल थी, वसीयत थी, तो वसीयत यहाँ पे प्रिवेल करेगी। अदरवाइज़ क्या होता? 14 क्लॉज 1 के हिसाब से एब्सोल्यूट उसको ओनरशिप मिलती है उस प्रॉपर्टी पे, बट जहाँ विल आ गया तो विल में ये लिखा था कि लिमिटेड इंटरेस्ट जो है क्रिएट किया गया है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो विल प्रिवेल करेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि ये लिखा हो कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ माई वाइफ माई सन इज़ नॉट अलाउड टू सेल इट आउट बट हर इंटरेस्ट इज़ लिमिटेड नॉट एब्सोल्यूट, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं जो क्रिएट करी गई हो, जो लिखी गई हो एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, एक डॉक्यूमेंट के अंदर, जहाँ पे हिंदू फीमेल की जो राइट है वो लिमिटेड कर दी गई है। सो एवरीबॉडी, वी आर डन विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 14। आई होप आपके समझ में आया हो कि 14 क्लॉज 1 में क्या है, 14 क्लॉज 2 में क्या है। अब हम ये देखेंगे कि मेंस में क्या क्वेश्चन इस सेक्शन से आया है। यहाँ पे है आपके एसजीएस की 2015 के क्वेश्चन। कंडीशंस बतानी है दैट इनेबल अ फीमेल हिंदू टू होल्ड द प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय हर एज अ फुल ओनर thereof and not as a limited owner under the Hindu Succession Act. Has the concept of the limited ownership of a female Hindu done away under the Hindu Succession Act 1956? Amplify your answer. तो आई गेस आप जो है इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सेक्शन 14 का जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया वही सब यहाँ पे अप्लाई करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपका डीजीएस 2014 में पूछा गया था एंड यूपी पीसीएसजे 1984। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फीमेल हिंदूज प्रॉपर्टी राइट अंडर सेक्शन 14। उसके बाद ये पूछा गया है कि हिंदू फीमेल आफ्टर द प्रोमulgation ऑफ दिस एक्ट बिकम्स द फुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या कोई एक्सेप्शन है? यानी 14 क्लॉज 2 में जिस तरीके से दे रखा है वो आपको यहाँ पे बताना है। एक्सेप्शन इन द सेंस लिमिटेड ओनरशिप कब हो जाती है, कब बात करी है, 14 क्लॉज 2 में बात करी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो एक्सप्लेन करना है। 14 क्लॉज 1 को तो करेंगे, उसके बाद येस देयर आर एक्सेप्शन इन द सेंस कि लिमिटेड ओनरशिप 14 क्लॉज 2 के थ्रू उसको मिलती है। ठीक है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट होता है तब, तो ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सो स्टूडेंट, आई गेस आपको जो है समझ में आया होगा कि सेक्शन 14 का क्या इंटरप्रिटेशन है, सेक्शन 14 किस तरीके से पढ़ना है। एंड मैंने आपको मेंस के क्वेश्चंस भी दिखाए कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है फ्रेम होते हैं, और जो है आपके प्रॉब्लम बेस्ड भी क्वेश्चंस जो हैं वो भी आ सकते हैं। यहाँ पे क्या है ना, थियोरेटिकल प्लस प्रॉब्लम बेस्ड। अगर आपको एक बार इंटरप्रिटेशन पता है सेक्शन 14 फॉर एग्जांपल, तो वो आप कर लेंगे, बेसिक चीज़ आपको क्लियर है।
तो अगर आपका कितना भी यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड बना लें, क्या आप नहीं कर पाएंगे? यू विल बी एबल टू डू दैट। सो नाउ आई विल रैप अप दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी। एज आई प्रॉमिस यू ऑल, इस तरीके की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है विद इंटरप्रिटेशन एंड विद द मेंस क्वेश्चंस, ये चलती रहेगी। सो डू एंजॉय द सेशन। बाय बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।